हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PWD में। तो मैं आज आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग आज सीखने वाले, चर्चा करने वाले ब्लड के ऊपर कि आखिर ये ब्लड होता क्या है, ब्लड को और हम किन किन नाम से जानते हैं, हमारे शरीर में इसका होना क्यों जरूरी है और कितना मात्रा में होना जरूरी है। इन सभी बातों पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले। तो चलिए हम लोग शुरू करते इस सेशन को बिना देर करते हुए। इस सेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करेंगे उससे पहले कि अगर आप कॉपी कलम नहीं निकाल कर बैठे तो निकाल कर साथ में बैठ जाएंगे और जो भी पॉइंट होगा उसे नोट्स करते जाएंगे। ऐसे तो याद कराने की बात है तो हम वीडियो में ही करा देंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे ब्लड। ये ब्लड होता क्या है, यानी कि ब्लड को और किन किन नाम से जान सकते हैं। तो ब्लड को हम लोग रक्त भी कह सकते हैं, रुधिर भी कह सकते हैं और अपनी भाषा में खून भी हम लोग कह सकते हैं ना। हेडिंग बना ली है। अब बोलेंगे कि आप भी जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी रंग की बात करते हैं कि ब्लड की रंग जो है वो कैसा होता है। जैसे सब कोई तो खून देखे होंगे, कभी हाथ कट जाता है, कभी पैर कट जाता है, कुछ भी, तो उस समय हमारे शरीर से ब्लड निकलना शुरू कर देता है। तो उसका रंग कैसा होता है तो हम लोग पाते हैं। यानी कि अगर रंग की बात करते हैं तो इसका जो रंग होता है वह लाल होता है और कैसा होता है, गाढ़ा होता है। क्या होता है, गाढ़ा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का रंग कैसा होता है तो क्या बोलेंगे कि सर लाल होगा और गाढ़ा होगा। यानी कि लाल के साथ साथ मतलब कि वह जो होगा पतला नहीं, गाढ़ा होगा। अब बोलेंगे कि ये तो हम भी जानते हैं। तो आगे जो बात है, आज जानते हैं तो अच्छी बात है, हम लोग आगे जो बढ़ाएंगे उसमें धीरे धीरे हम लोग लेवल हाई करते जाएंगे। अब बोलेंगे कि ये जो लाल रंग होता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, पीला होना चाहिए, हरा होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, प्रश्न तो उठता है। तो लाल जो होता है एक मतलब कि हीमोग्लोबिन नामक कोई पदार्थ है। हीमोग्लोबिन नामक कोई पदार्थ है जो कि यानी कि रक्त में पाया जाता है, यानी कि रुधिर में पाया जाता है ना। यह भी मतलब कि जो है ये दो मतलब कि पदार्थ से मिलकर बनाने की, दो कण से मिलकर बना है। एक पहला शुरू हिम है और दूसरा ग्लोबिन है। क्या है, दूसरा ग्लोबिन है ना। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो है लाल होता है। हीम जो होता है इसमें एक रंजक, हीम क्या है, ये रंजक है, जो कि इसमें कितना परसेंट होता है, ये 4 से 5% में पाया जाता है। और ये जो होता है 96% पाया जाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है दो चीज़ों से मिलकर बना, एक हीम है और दूसरा ग्लोबिन है। हीम एक प्रकार का रंजक है जो कि 4 से 5% में पाया जाता है और ग्लोबिन जो है वह 96% में पाया जाता है। यह जो है एक लौह युक्त प्रोटीन है। लौह युक्त प्रोटीन है। लौह युक्त क्या है, प्रोटीन है। क्लियर है। अब बात करेंगे हम, क्या बोले कि रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, गाढ़ा भी हो सकता है, और वह किसके कारण होता है तो वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लियर है। यहाँ से पॉइंट हम लोग क्लियर करते जाएंगे, एकदम पूरा गहराई से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अब हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन को जब तोड़े तो दो शब्दों में टूटा है और दो शब्द यानी कि दो चीज इसमें उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम एक रंजक है, ग्लोबिन जबकि एक लौहयुक्त प्रोटीन है। और जो कि ग्लोबिन इसमें 96% होता है, हीम जो होता है 4 से 5% होता है। और हीमोग्लोबिन का एक खास गुण क्या है कि जब यह जो है यानी कि हीमोग्लोबिन का अगर एक अणु होगा ना तो ये ऑक्सीजन के 4 अणु को आपस में मतलब संयोग करेगा, बांध सकता है। यानी कि हीमोग्लोबिन के एक अणु में इतना क्षमता है कि ऑक्सीजन के 4 अणु को बांध सकता है। कितने अणु को, ऑक्सीजन के 4 अणु को, ऑक्सीजन के 4 अणु को, कितने अणु को, 4 अणु को बांधकर यानी कि हमारे हृदय तक, यानी कि हृदय आए तो पूरे शरीर तक पहुंचाता है। जैसे हम लोग श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन हमारा जो है वो फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से तो कोई मतलब नस नहीं है कि पूरा शरीर में फैल जाएगा, तो नहीं, वहां तक ब्लड जाता है। और ब्लड क्या करता है, ब्लड में हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि हीमोग्लोबिन के एक कण जो होता है ना वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को यानी कि पकड़ के पूरा शरीर में पहुंचाता है। तो क्योंकि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन जब तक रहेगा तभी हमारे कोशिका में जो उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया है वह ऊर्जा बना पाएगा। अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऊर्जा के जगह पर लैक्टिक अम्ल बनाना शुरू कर देगा, और लैक्टिक अम्ल बनाना शुरू कर देगा तो हमारे शरीर में यानी कि ऐठन, पीड़ा जो भी है, दर्द होना शुरू कर देगा। क्लियर है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है इसका क्षमता क्या है, तो एक अणु अगर हीमोग्लोबिन का रहेगा तो ऑक्सीजन को 4 अणु को आपस में बांध लेगा। क्लियर है। हीमोग्लोबिन में दो चीज होता है, एक हीम एक ग्लोबिन। हीम जो है एक रंजक है जो कि 4 से 5% में पाया जाता है,
और ग्लोबिन जो होता है 96% में पाया जाता है, जो कि लौह युक्त प्रोटीन है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाती है रक्त में, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाती है तो उसे हम एनीमिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं, या तो रक्त छीनता, इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त छीनता। आप बोलेंगे कि सर आप तो जैसे तैसे छितराक लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी छितराक ही लिखिए। अगर जानते हैं तो सरियाक भी लिख सकते हैं, है ना। तो कोशिश करेंगे कि आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में दो चीज होता है, दो पदार्थ होता है, एक हीम एक ग्लोबिन। हीम जो एक प्रकार का रंजक है और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि लौह युक्त होता है। ग्लोबिन 96% है और हीम 4 से 5% है। हीमोग्लोबिन का इतना क्षमता है कि वह इसके एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांध कर ले जा सकता है, और इस कारण से हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का परिवाहक भी कहा जा सकता है। ऑक्सीजन का परिवाहक भी कहा जा सकता है। क्लियर? हम कैसे कहेंगे? ऑक्सीजन का परिवाहक, या तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवाहक कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड का काम है कि ऑक्सीजन को लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है ना। अब बात किया गया कि हीमोग्लोबिन की अगर कमी रक्त में हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि रक्त छीनता हो जाता है। या तो अगर बात की जाए, हम इसे कहते हैं कि तुमको बल खून की कमी हो गई, तो खून की कमी हो गई तो इसका मतलब क्या है? कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। अगर यही हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो लौहमयता रोग हो जाता है। क्या होता है? लौहमयता रोग हो जाता है। आप बोलेंगे कि सर इसमें लिमिट क्या है? जैसे होता है ना कि यार घट जा रहा है तो रक्तहीनता हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है तो लौहमयता हो जाता है। तो कहा जाता है कि कोई भी चीज लिमिट में ही अच्छा लगता है। लिमिट से बढ़ा तो भी दिक्कत, लिमिट से कमा तो भी दिक्कत होता है। तो वही अगर कमा तो एनीमिया यानी कि रक्तहीनता, और बढ़ गया तो लौहमयता हो गया, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब यहाँ से बात की जाए कि अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, जिस समय की बात करें, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को लेकर जा रहा है तो ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर जाकर ये टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर से ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में बढ़ जाता है। और फिर अगर आने वक्त, जैसे कि फेफड़ा से ऑक्सीजन को उठाया, पूरे शरीर में लेकर गया, और फिर उसके बाद वापस जब लौटा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो बना देता है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। अब फिर यही टूट जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन करेगा अभिक्रिया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हम लोग अंदर जाते जा रहे हैं, अभी तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। रंग से हम लोग इतना अंदर गए कि रक्त का रंग लाल होता है। लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन में इतना सारा पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं स्वाद की, बात करते हैं इसका स्वाद कैसा होता है। तो इसका स्वाद जो होता है नमकीन होता है। अब जिनको यकीन नहीं है तो अगर बगल में चाकू ताकू है तो नस काटेंगे, है ना, नस काट कर आप चेक कर ले, ठीक है। तो हम क्या बोले कि अगर स्वाद की बात की जाए तो रक्त का जो स्वाद होता है नमकीन होता है। क्या होता है? नमकीन होता है। अब इसकी पीएच मान की बात करते हैं। किसकी मान की बात करते हैं? पीएच मान की बात करते हैं। तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। और 7.4 कहने का मतलब क्या होता है? एक बात ध्यान रखेंगे कि 7 से कम तो अम्लीय, 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो मतलब कि अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। लेकिन पक्की 7 है ना, तो इसको हम कहते हैं उदासीन। अच्छा, थोड़ा सा ज्यादा, अगर 7 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो हल्का क्षारीय, लेकिन 7 से थोड़ा कम हुआ तो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, मतलब कि कम अम्लीय होगा। ठीक है, सॉरी, हम क्या बोले कि 7 से थोड़ा ज्यादा होगा तो हल्का क्षारीय, 7 से थोड़ा कम होगा तो हल्का अम्लीय हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ये 7.4 हुआ इसका पीएच मान, तो इसका मतलब क्या है? ये हल्का क्षारीय। हल्का क्या है? क्षारीय है। नोट्स करते जाएंगे और याद करते जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग कितना पॉइंट सीखे? रंग लाल है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कितने पदार्थ है? तो 2 पदार्थ, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन जो एक प्रोटीन है जो लौह युक्त है, जो 96% पाया जाता है। हीम जो है रंजक है, जो कि 4 से 5% पाया जाता है। अब पीएच मान तक तो हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की।
है ना। अगर कोई व्यक्ति का कोई वजन है और उस वजन के हिसाब से कितना उसका खून होना चाहिए, यानी कि कितना उसके शरीर में खून होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति का अगर भार के हिसाब से बात करें, भार के अनुसार, किसके अनुसार, भार के अनुसार बात करें, तो कोई भी व्यक्ति का भार के अनुसार अगर बात करें तो 7% ब्लड होता है उसमें। अगर कोई व्यक्ति का जो भार है उसके हिसाब से कितना परसेंट उसमें खून होगा, तो 7%। अगर कोई व्यक्ति के पास अगर 100 kg वजन है, कितना वजन है, 100 kg वजन है, तो इसमें लगभग 7 kg क्या होगा, ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। हम क्या बोले कि भार के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास जो है भार के अनुसार उसके भार का 7% ब्लड पाया जाता है उसके शरीर में, कोई भी मनुष्य हो। अगर ऐसे बात किया जाए तो कितना होता है, 5 से 6 लीटर। अगर मात्रा की बात की जाए, केवल मात्रा की बात की जाए, तो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर बात की जाए कि रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। लेकिन हद तो ये है कि स्त्री में जो होता है ये पुरुष से कम होता है, सब कुछ कम होता है, दिमाग भी कम होता है, हार्ट भी छोटा होता है, ब्लड भी कम होता है, आरबीसी की संख्या कम होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है औरत में, स्त्री में जो है कम पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है, फिर भी कहा जाता है कि हम कदम से कदम मिलाकर चल गए। अरे पहले ये सब मेंटेनेंस करो यार, दिमाग भी तुम्हारे पास कम है, ब्लड भी कम है ना। अब आगे देखते हैं, इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर कम होती है। लेकिन अगर स्त्री की बात की जाए, स्त्री के पास पुरुष की अपेक्षा कितना लीटर कम होता है, तो आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर कम होता है। अगर बात की जाए, जैसे बोला जाए कि स्त्री के पास पुरुष की अपेक्षा कितना लीटर कम खून होता है, तो आधा लीटर कम होता है ना। जैसे हम बोले कि अगर मात्रा की बात की जाए एक औसतन मनुष्य में, तो 5 से 6 लीटर खून होता है, यानी कि रक्त होता है। अगर भार के हिसाब से बोला जाए, तो भार के हिसाब से उसके भार का 7% ब्लड होता है। लेकिन स्त्री की बात की जाए तो पुरुष से आधा लीटर कम होगा। अगर कोई भी पुरुष का 5 लीटर, मान लीजिए 5, अगर 6 लीटर है पुरुष का, तो उससे कम होगा 5.5 लीटर। अगर 5 लीटर है, मतलब कि अगर औसतन जिसे 5 से 6 लीटर के बीच में दिया है, तो अगर औसतन 6 लीटर है, तो उसके हिसाब से 5.5 लीटर किसके पास होगा, स्त्री के पास होगा, है ना। अब आगे बात करते हैं रक्त के, आगे में बार बात करते हैं। जैसे ये रक्त है, रक्त का जो है लगभग 55%, लगभग रक्त का 55%, कितना प्रतिशत, 55% भाग किस में होता है, प्लाज्मा में होता है। किस में होता है, प्लाज्मा में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का कितना भाग प्लाज्मा में होता है, कहीं कहीं 50 भी देता है, कहीं कहीं 55 से 60 देता है ना। लेकिन याद रखेंगे कि रक्त का 55% भाग जो होता है प्लाज्मा में होता है, जो कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 90% जल होता है। ऐसे तो कोई भी चीज़ 100% है, लेकिन प्लाज्मा जो है, अच्छा रक्त में 55% भाग प्लाज्मा में, तो यानी कि 45% क्या हो जाएगा, 45% जो रुधिर कोशिका पाया जाता है। 45% क्या पाया जाता है, रुधिर कोशिका पाया जाता है। अब प्लाज्मा जो है, जैसे हम बोले कि रक्त का 55% भाग प्लाज्मा में पाया जाता है, और कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 55 जब प्लाज्मा तो 45 रुधिर कोशिका, अगर 60 प्लाज्मा तो 40 रुधिर कोशिका, है ना। अब यहाँ पर अगर प्लाज्मा में 90% जल है, तो 10% में क्या क्या होता है, तो 10% में 3 चीज़, 10% में कितने चीज़, 3 चीज़। पहला शुरू तो हो जाएगा भाई साहब की प्रोटीन हो जाएगा, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, और तीसरा क्या हो जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ। ध्यान से देखेंगे, है ना। अब इसमें क्या हो गया कि 10% में 3 चीज, और जिसमें से प्रोटीन जो है 7% अकेले होता है, ये दोनों मिला के 3% होता है। इसको और इसको मिला देंगे तब 3, मतलब कुछ कार्बनिक पदार्थ होगा, कुछ अकार्बनिक पदार्थ, लेकिन 10 में से 7 प्रोटीन है ना। अब 55% अगर भाग प्लाज्मा में है, तो 55% प्लाज्मा में है, तो 45% रुधिर कोशिका में होगा, रुधिर कोशिका होगा। अगर 60 भाग प्लाज्मा में है, 60% भाग, तो 40% भाग रुधिर कोशिका होगा। अगर प्लाज्मा का कितना प्रतिशत जल होता है, मतलब प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 90% जल होता है।
लेकिन 10% में प्रोटीन भी होता है, कार्बनिक पदार्थ भी होता है, अकार्बनिक पदार्थ भी होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और हम लोग अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे कि इसमें प्लाज्मा में एक प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से, प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। बोलेंगे कि प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन पाया जाता है, जैसे 60% प्रोटीन है, तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाएगा उसे हम क्या नाम देंगे? तो प्लाज्मा प्रोटीन। अगर बात की जाए कि यह प्लाज्मा प्रोटीन जो है ना वह कहाँ निर्माण होता है ना, तो आप क्या जवाब देंगे? ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है यकृत में निर्माण होता है। कहाँ होता है? यकृत में निर्माण होता है जी। आप तो बोलेंगे कि ऐसे ही भूखे जा रहे हैं, भूखे नहीं यार, जितना भी पॉइंट आ रहा है हम उसको क्लियर कर रहे हैं, है ना। हम क्या बोले कि प्लाज्मा में 7% प्रोटीन पाया जाता है, तो इन सभी प्रोटीन को हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और यह प्लाज्मा प्रोटीन यकृत में निर्माण होता है, यकृत में बनता है। और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन का नाम ले लेते हैं, जैसे ये प्लाज्मा प्रोटीन है, तो प्लाज्मा प्रोटीन पहला मान लिया जाए एल्बुमिन है, एल्बुमिन है। और उसके बाद हो जाएगा क्या? फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, और थ्रोम्बिन भी हो जाएगा, थ्रोम्बिन हो जाएगा। एक ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोब्यूलिन। ये सभी जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन है। ये क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और प्लाज्मा में कितना % प्रोटीन होता है? तो 7% प्रोटीन होता है। लेकिन जल की बात की जाए तो 90% जल होता है। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे जो है यानी कि प्लाज्मा यानी कि रक्त जो है, रक्त में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? रक्त में अगर बात की जाए तो रक्त में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। रक्त में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहला आरबीसी, दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो है क्या है? प्लेटलेट्स है, PLATL, प्लेटलेट्स, है ना। आरबीसी कहने का मतलब कि लाल रक्त कण, या तो कोशिका भी कह सकते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल। और दूसरा है श्वेत रक्त कण, और तीसरा इसको रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त बिंबाणु कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब ये भी यानी कि ये तीनों जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, इसको हम लोग अकेले करके लाएंगे। एक वीडियो में आरबीसी के बारे में पढ़ लेंगे, और दूसरा वीडियो में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में दोनों में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। केवल हम लोग रक्त के बारे में बोले, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे पहला जो था आरबीसी था, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट था। उन तीनों कोशिकाओं में से आज हम एक कोशिकाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम आरबीसी है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरबीसी का जो है पोस्टमार्टम कर देंगे और अच्छे से पॉइंट को क्लियर कर जाएंगे। जो भी कंफ्यूजन बना रहता है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले। तो चलिए चलते हैं, बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक प्यारा सा अपने भाई के लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे कि यह वीडियो आपके लिए किस तरह से फायदेमंद था। और अगर ज्यादा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि यह आरबीसी आखिर है क्या, इसका निर्माण कहाँ होता है और इसका मतलब कि जीवन काल क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दुनिया की कोई भी वस्तु हो या तो कोई भी पदार्थ हो, अगर उसके बारे में चर्चा किया जाए तो सबसे पहला सवाल उठता है कि उसका निर्माण कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है। क्योंकि दुनिया की कोई भी पदार्थ हो, अगर उसका नामकरण किया गया है तो वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसका निर्माण हुआ होगा। तो ठीक इसी तरह से हम लोग आरबीसी के बारे में जानेंगे कि आखिर आरबीसी का निर्माण कहाँ हुआ, है ना, और कौन कौन से पदार्थ इसके निर्माण में सहायक हुए, इसका जीवन काल कितना होता है, इन सभी चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो बोले कि सर आप तो खाली बोलते जा रहे हैं, आप तो कुछ बता नहीं रहे। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट अगर आप जानते भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा नया नया पॉइंट हम लोग क्लियर करते जाएंगे। आप जानते होंगे कि अगर आरबीसी का निर्माण हुआ है तो कहाँ हुआ है। जनरली अगर पूछा जाए तो आप जवाब देंगे अस्थि मज्जा में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अस्थि मज्जा में भी होता है तो
कौन से मतलब कि प्रकार के अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर है। तो हम निर्माण के बारे में जानते हैं कि आरबीसी का निर्माण सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका निर्माण के बारे में जानते हैं। तो ये आरबीसी का निर्माण के बारे में बोला जा रहा है। तो ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप जानते हैं अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं, लाल अस्थि मज्जा में होता है ना। कौन से अस्थि मज्जा में होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अगर जनरली बेवजह कोई कंडीशन का पूछा जाए तब आप जवाब देंगे लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। अगर कहीं पर केवल अस्थि मज्जा भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए लाल अस्थि मज्जा, श्वेत अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा, उस हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे कि आरबीसी का जो है निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। वह किस प्रकार के अस्थि मज्जा में होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, बेवजह कंडीशन का। लेकिन आपसे कंडीशन लगाकर अगर पूछा जाए कि हाँ बताओ कि जो भ्रूण अवस्था होता है उस समय शरीर का तो पूरा विकास होता नहीं है, क्योंकि भ्रूण मतलब कि उसमें कुछ ही पार्ट जो होते हैं विकसित होते हैं, है ना। तो उस अवस्था में बताएंगे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आप क्या जवाब देंगे, तो भ्रूण अवस्था में। कौन सा अवस्था में, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण, यानी कि भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में निर्माण, यानी कि इसका जो निर्माण है भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है, तो यकृत और पलिहा में होता है। यकृत और पलिहा में होता है। कहाँ होता है, यकृत और पलिहा में होता है, यकृत और पलिहा में होता है। यहाँ तक तो आप भी जानते होंगे कि अगर बात की जाए जनरली कि निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में। लेकिन अगर भ्रूण अवस्था में अगर बात की जाए तो यकृत और पलिहा में होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि यह जो आरबीसी है ना, ये आरबीसी का जो निर्माण है वह कौन कौन से पदार्थ से मिलकर, यानी कि कौन कौन से पोषक पदार्थ से मिलकर होता है, या तो कौन कौन से पोषक पदार्थ सहायक है इसके निर्माण में, तो आप क्या जवाब देंगे। आप तो इन दोनों पॉइंट को सीखे तो बहुत ही मजे वाला रहे यार, ये भी तो हल्का वाला पढ़ा रहे, लेकिन नहीं, हम जितना हो सके जो भी इसमें पॉइंट क्लियर है उसको करने वाले हैं। क्योंकि आप अगर अगला वीडियो ब्लड वाला देखे होंगे तो वहां से भी पता चल गया होगा कि कितना हम लोग डीप जाते हैं, है ना। इसका तो कुछ पॉइंट अगले वीडियो में क्लियर कर चुके होंगे, जैसे इसमें हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है, आरबीसी है जो, इन सभी बातों पे हम लोग मुद्दे पे चर्चा कर चुके हैं। जो नहीं देखे जाकर देखें। जैसे हम बोले निर्माण की बात की जाए तो लाल अस्थि मज्जा है, अब भ्रूण अवस्था में बात की जाए तो यकृत और पलिहा में। लेकिन निर्माण में सहायक पदार्थ, निर्माण में सहायक पदार्थ कौन कौन है ना, कि अगर पूछा जाए आपसे कि आरबीसी के निर्माण में कौन कौन से पोषक पदार्थ जो है वह सहायक होते हैं, तो आपकी ओर से जवाब आना चाहिए सर कि प्रोटीन होता है, आयरन होता है, और तीसरा जो है विटामिन B12 होता है, और चौथा क्या है तो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड होता है। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी के निर्माण में कौन कौन से सहायक पदार्थ है, यानी कि सहायक पोषक पदार्थ है, तो आपकी ओर से जवाब आना चाहिए कि सर प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, और भी कुछ बहुत सारे पदार्थ है जो कि इसके निर्माण में सहायक होते हैं। अब तो यहाँ तक क्लियर है कि निर्माण की बात कर लिए हैं कि हाँ निर्माण दो जगह होता है। अगर जनरली निर्माण की बात की जाए तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, अगर भ्रूण अवस्था में बात की जाए तो यकृत और पलिहा में होता है। और निर्माण में सहायक पदार्थ कौन है, तो प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। अब बात करेंगे कि अगर दुनिया की कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी कुछ भी हो, अगर वह निर्माण हुआ है तो वह एक ना एक दिन वह नष्ट भी होगा, जो जन्म लिया उसकी मृत्यु भी होगी। तो क्या आरबीसी का निर्माण हुआ है तो इसका मृत्यु नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मृत्यु के जैसा कोई भी सत्य नहीं है। जन्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर जन्म हो गया तो मृत्यु 100% है। ठीक इसी तरह से आरबीसी के अगर निर्माण हुआ है तो मृत्यु भी तो होता होगा, और मृत्यु कहाँ होता है, तो मृत्यु जो है यकृत और पलिहा में होता है। यानी कि आरबीसी का मृत्यु की बात की जाए, कहाँ बात की जाए, मृत्यु की बात की जाए तो कहाँ होती है, तो यकृत और पलिहा में होती है, यकृत और पलिहा में होती है, यकृत या पलिहा भी बोल सकते हैं, यकृत या पलिहा। अब बोला जाए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी का जो है कब्र किसे कहा जाता है,
तो आरबीसी की कब्र की बात की जाए तो अच्छा बताइए, जहां पर मरा है और वहीं पर वह पूरे तरीके से नष्ट होता है, और नष्ट कहाँ होता है तो कब्रिस्तान में होता है, यानी कि कब्र में होता है। तो ठीक इसी तरह से अगर आरबीसी का मृत्यु यकृत या तो पलिया में हुआ है तो इस कारण से इसे आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है, आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का कब्र कौन है, मतलब किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्र जो है यकृत या तो पलिया का कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी का मृत्यु ही कहाँ होता है, यकृत या पलिया। अब बोले कि सर आप तो निर्माण किए और मार दिए, लेकिन ये नहीं बताएं किसका मतलब कितना दिन तक जीता है, कितना वर्ष जीता है, क्या 100 साल 1000 साल तो नहीं जी पाता है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। इसमें कम से कम कितना दिन बचेगा और ज्यादा से ज्यादा कितना दिन बच सकता है, एक औसत जीवन काल होता है ना। तो ये आरबीसी का जीवन काल की बात की जाए, जीवन काल की बात की जाए तो आरबीसी का जीवन काल जो है न्यूनतम 20 दिन है और हाईएस्ट जो है 120 दिन है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का जो जीवन काल है वह कितना होगा, तो आप जवाब दें कि आरबीसी का जो जीवन काल है ना सर, वो कम से कम 20 दिन तो जरूर होगा, और अधिक से अधिक कितना दिन होगा तो 120 दिन होगा। मरने की बात की जाए तो यकृत या पलिया में मर जाएगा, इस कारण से इसको आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। अगर जीवन काल की बात की जाए तो जीवन काल जो है 20 से 120 दिन होता है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत सारे पॉइंट को सीख चुके हैं। जैसे यहाँ लग रहा है आपको कि 4-5 पॉइंट लिखे, लेकिन 4-5 पॉइंट में घुमा घुमा कर आपसे कम से कम 20 या 25 प्रश्न को बना सकता है। आप हर तरीके से आप बोल देगा कि निम्नलिखित में कौन से आरबीसी के निर्माण में सहायक है, इसमें से एक ऑप्शन दिया जाएगा, फॉलिक एसिड या तो विटामिन B12 या तो आयरन या तो प्रोटीन या तो सभी डाल देगा, और एक ऑप्शन जरूर डालेगा कि इनमें से सभी। तो आप जवाब मिलेगा, जब जवाब तभी आप दे पाएंगे जब आप सीखेंगे, याद करेंगे, तभी तो बता पाएंगे, नहीं तो बता नहीं पाएंगे। अब यहाँ से चलिए आगे जानते हैं कि ये स्तनधारी में जैसे कि अब जीना मतलब कि इसका निर्माण कहाँ हुआ पता लग गया, मृत्यु कहाँ हुआ पता लग गया, कितना दिन तक बचेगा पता लग गया, लेकिन इसका कुछ तो ढांचा होगा, कुछ तो आकार होगा। तो अगर बात की जाए इसके आकार के बारे में तो सभी अलग अलग प्रकार के जो प्राणी होते हैं, और अलग अलग प्रकार के प्राणी होने के कारण उसमें अलग अलग आकार भी होते हैं। जैसे स्तनधारी की बात की जाए, स्तनधारी में इसका आकार जो है यानी कि आरबीसी का जो आकार है उभयवतल होता है, उभयवतल होता है। अगर पूछा जाए कि स्तनधारी जीवों में आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी का जो आकार होता है उभयवतल होता है। स्तनधारी के बात की है, स्तनधारी कहने का मतलब कि जो बच्चे को जन्म देता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। और स्तनधारी में आरबीसी का आकार जो है उभयवतल होता है। लेकिन अपवाद में एक ऊंट और लामा है। अपवाद की बात की जाए, जैसे कि जनरली बोला गया है कि स्तनधारी में आरबीसी का जो आकार होता है उभयवतल होता है ना, और लेकिन और उसके साथ साथ यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब बोला जाए कि इसमें जैसे कि मान लीजिए हम क्या बोले कि स्तनधारी जीव में जो आरबीसी का आकार है उभयवतल होता है और साथ ही इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ अपवाद चलता है। अपवाद वो क्या होता है कि अपवाद जो है एक ऊंट है और एक लामा नामक कोई जीव है ना, उसमें जो है उसके आरबीसी में केंद्रक होता है, उसके आरबीसी में क्या है, केंद्रक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ऊंट और लामा एक ऐसे प्राणी है, ऐसे स्तनधारी जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है, हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन समानता अगर पूछा जाए कि क्या स्तनधारी जीवों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट और लामा एक ऐसे जीव है, ऐसे स्तनधारी जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और स्तनधारी जीव में जो भी यानी कि आरबीसी का आकार होता है वह उभयवतल होता है ना। लेकिन मेढक की बात की जाए तो मेढक में जो है इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार क्या होता है, बड़ा भी होता है और अंडाकार भी होता है। कैसा होता है, अंडाकार भी होता है, और इसमें केंद्रक भी पाए जाते हैं। अगर आरबीसी की बात की जाए किसमें, मेढक में, किसमें बात की जाए, मेढक में बात की जाए तो इसका आकार क्या होता है, बड़ा भी होता है, अंडाकार होता है
और इसमें केंद्रक भी होता है। लेकिन स्तनधारी जीव में आरबीसी का आकार जो होता है उभयवतल होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता। लेकिन अपवाद में ऊंट एवं लामा एक ऐसे स्तनधारी जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो पता लग गया आकार के बारे में। लेकिन अगर इसमें बात की जाए आरबीसी भी होता होगा तो इसकी कुछ मात्रा होती होगी, कोई संख्या होता होगा, तो उस संख्या को हम लोग किस यंत्र से मापते हैं उसके बारे में जानते हैं। और उसके बाद हम लोग मनुष्य में इसका व्यास क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। अगर बात की जाए कि आरबीसी की जो संख्या है उसको मापने के लिए, संख्या को मापने के लिए यंत्र, कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर है ना। अगर आपसे बात की जाए कि क्या आप बताएंगे कि आरबीसी का जो यानी कि संख्या होती है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसको मापने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब बोलेंगे कि कितनी संख्या होती है जो मापा जाता है, तो अगर बात की जाए मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में, वो भी नर में, तो नर में जो होता है 50 लाख घन मिली होता है, 50 लाख घन मिली होता है। अगर नर में बात की जाए तो 50 लाख घन मिली होता है, जबकि मादा में, किसमें, मादा की बात की जाए 50 लाख घन मिली होता है, और इसमें होता है 45 लाख, कितना होता है, 45 लाख घन मिली होता है, 45 लाख घन मिलाने की पुरुष से 5 लाख घन मिलीलीटर जो है कम होता है आरबीसी की संख्या। और आरबीसी की संख्या को मापने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में बात की जाए, मनुष्य में आरबीसी का व्यास की बात की जाए, तो आरबीसी का व्यास होता है यानी कि होता है 7.2 माइक्रोन होता है। आरबीसी का व्यास कितना होता है, 7.2 माइक्रोन होता है। क्लियर। अगर मनुष्य में, अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में आरबीसी का व्यास जो है कितना होता है, तो 7.2 माइक्रोन होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग बहुत सारे पॉइंट को क्लियर किए कि अगर आरबीसी जो है उसकी संख्या को मापने के लिए अगर किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो वह यंत्र क्या है, तो वह यंत्र हीमोसाइटोमीटर है। अगर बात की जाए मनुष्य में, नर में आरबीसी की संख्या कितना है, तो 50 लाख घन मिलीलीटर है। और मादा जो है यानी कि मादा में 45 लाख घन मिलीलीटर है। और मनुष्य में आरबीसी का व्यास की बात की जाए तो 7.2 माइक्रोन है। अब बात करेंगे, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि अगर हम लोग सोते हैं, क्या करते हैं, सोते हैं, तो उस समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर हम कभी भी सोते हैं तो आरबीसी पर जो है प्रभाव पड़ता है। वह प्रभाव क्या है, तो वह प्रभाव 5% घट जाता है। क्या होता है, 5% घट जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हम लोग सोते हैं तो उस वक्त आरबीसी की संख्या पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो हाँ पड़ता है। वह पड़ता क्या है, तो सोते समय आरबीसी की संख्या में जो है 5% की मतलब की कमी हो जाती है, यानी कि घट जाता है। क्लियर है। अब अगर एक कंडीशन आ होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 4200 मीटर, कितना मीटर, 4200 मीटर अगर ऊपर हो, कितना हो, 4200 मीटर अगर ऊपर की ओर यानी कि ऊपर हो, तो उसके आरबीसी में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके आरबीसी में यानी कि आरबीसी की संख्या में 30% की वृद्धि होगी, 30% की वृद्धि होगी। जबकि हम लोग सोते हैं तो सोने वक्त 5% की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति 4200 मीटर ऊपर, कितना ऊपर, 4200 मीटर ऊपर जो है अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी आरबीसी की संख्या में 30% की वृद्धि होगी। और एक कंडीशन और होता है कि जब आरबीसी का निर्माण होता है तो कोई एक रोग होता है, उस रोग के दौरान आरबीसी का निर्माण होना बंद हो जाता है। वह रोग का नाम है थैलेसीमिया। क्या है, थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिसके हो जाने से आरबीसी की निर्माण नहीं होती, आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा रोग है जिस रोग के कारण आरबीसी का निर्माण नहीं होता है, तो वह रोग कौन है, वह रोग थैलेसीमिया है। और थैलेसीमिया रोग होने के कारण आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आरबीसी में जितने सारे पॉइंट हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आप पूछेंगे कि सर
हीमोग्लोबिन के बारे में क्यों नहीं बताया इसमें? तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग ब्लड का जो पहला वीडियो है उसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं के ऊपर, ब्लड के ऊपर। इससे पहले 2 वीडियो और भी आ चुका है जिसमें हम लोग चर्चा किए थे पहला वीडियो में केवल ब्लड के ऊपर। किसके ऊपर? ब्लड के ऊपर। आखिर ये ब्लड होता क्या है, हमारे शरीर में इसकी मात्रा क्या होती है। और सेकेंड वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, इसी से उठाए थे कि ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती। जो पहला था यानी कि आरबीसी था, और दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो है हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग सेकेंड वीडियो में केवल आरबीसी के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद हम लोग फिर प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इस संदर्भ से वीडियो को संदर्भ तरीके से शुरू करते हैं। आज हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। तो इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है, तो आप अपने भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और उसमें बताएं कि भाई आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं या तो किस तरह से हमें सिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज के बारे में पढ़े तो सबसे पहले हम लोग उसकी उत्पत्ति यानी कि निर्माण के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि दुनिया की कोई भी वस्तु हो या तो कोई भी चीजें हो, वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर यानी कि निर्माण होता है। तो ठीक इसी तरह से अगर इसका निर्माण की बात की जाए, यानी कि यह जो डब्ल्यूबीसी है अगर बात की जाए, निर्माण की बात की जाए, तो आप क्या जवाब देंगे? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है जनरली अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक इसी तरह से आरबीसी का भी निर्माण कहाँ हो रहा था? तो अस्थि मज्जा में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? अस्थि मज्जा में हो रहा था। और उसमें जो आरबीसी में क्या था कि आरबीसी में यानी कि भ्रूण अवस्था में, कौन सा अवस्था में? भ्रूण अवस्था में क्या हो रहा था? तो भ्रूण अवस्था में यकृत और पलिहा में हो रहा था। तो ठीक इसी तरह से यानी कि इसका निर्माण डब्ल्यूबीसी का जो जनरली निर्माण है वो अस्थि मज्जा में हो रहा था। और कभी कभी जो है कभी यानी कि इसका निर्माण कहाँ हो जाता है? इसका भी निर्माण यकृत और पलिहा में हो जाता है, यकृत और पलिहा में हो जाता है। क्लियर है? जैसे हम वहां पर क्या बोले थे, आरबीसी में क्या पढ़े थे कि जब कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में जवाब देते थे, और उससे भी अगर डीप जाता था तो लाल अस्थि मज्जा में चले जाते थे। लेकिन अगर पूछा जाता था कि भ्रूण अवस्था में उसका निर्माण कहाँ होता है तो यकृत और पलिहा में होता था। ठीक इसी तरह से डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? तो अस्थि मज्जा में हो रहा है, और कभी कभी यह यकृत और पलिहा में भी होता है। अब इसकी स्थान की बात की जाए, मतलब कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है यानी कि स्थान इसका बात की जाए यानी कि कहाँ पाया जाता है, तो यह रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाला कण है। रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाला कण है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ पाया जाता है तो यह पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में, है ना। यह रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला कण है। क्या है? कण है। यानी कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि ब्लड में बताया गया था कि ब्लड में 3 प्रकार के कण होते हैं, 3 प्रकार की कोशिका होते हैं। पहला जो था आरबीसी था, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले निर्माण के बारे में जाने कि यह निर्माण कहाँ होता है। तो कोई जरूरी तो नहीं है ना कि निर्माण जहाँ हुआ वहीं रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर निर्माण की बात किया गया तो अस्थि मज्जा, तो कभी कभी यकृत और पलिहा में भी हो जा रहा है। अगर स्थान की बात की जाए मतलब कहाँ पाया जाता है तो रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला यह किया कण है। अब ये रक्त प्लाज्मा है क्या? तो प्लाज्मा के बारे में बताए थे कि रक्त का जो है 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा में होता है। और प्लाज्मा का भी कहानी बताए थे कि मतलब प्लाज्मा में लगभग 90% क्या होता है? जल होता है। इस तरह से कुछ चर्चा कर चुके हैं। अगर जो भी पहला वीडियो नहीं देखे उसको जाकर देख ले, क्योंकि सबसे अगर दमदार है तो सबसे पहला वाला वीडियो है, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अब यहाँ पर बात की जाए, जैसे हम निर्माण की बात की और उसके बाद स्थान की बात की। अब इसमें अच्छा एक बात बताइए, इसका रंग क्या होता है? इसका रंग क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का रंग क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? तो यह इसका कोई अपना रंग नहीं होता, यह रंगहीन होता है। यह क्या होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन कहने का मतलब कि इसमें कोई भी अपना रंग नहीं होता। और ये रंगहीन होने का कारण क्या है? इसका रंगहीन होने का कारण क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। हम क्या बोले कि अगर डब्ल्यूबीसी के रंग के बारे में बात किया जाए तो क्या जवाब देंगे? तो आरबीसी का अगर रंग की बात की जाए तो यह रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई भी अपना रंग नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। और आरबीसी में जो था, आरबीसी का रंग जो था लाल था, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित था।
अब इसकी आकार की बात कर लेते हैं कि इसका आकार क्या होता है। इसका आकार क्या होता है, तो इसका आकार जो है यानी कि कैसा होता है, तो अमीबा के जैसा होता है। कैसा होता है, अमीबा के जैसा होता है। अमीबा के जैसा कहने का मतलब जैसे ही अमीबा के बारे में बात की तो समझ में आना चाहिए कि अमीबा का आकार जो होता है अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित या तो अनिश्चित बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनिश्चित भी बोल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि WBC का जो है आकार कैसा होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, अमीबा के जैसा। अमीबा जैसा ही बोले तो इसका आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। अनिश्चित इसलिए होता है अमीबा का आकार क्योंकि यह जब कभी भी वह अपना भोजन को आसपास देखता है तो अपने कुटपादों को फैलाकर उस भोजन को पूरा दम छेक लेता है, घेर लेता है कि अब तू जाएगा कहाँ, है ना। तो इसके कारण जरूरत के हिसाब से अपने कुटपादों को फैलाता है और फैलाने के कारण इसका आकार जो होता है क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। और ठीक इसी तरह से WBC का भी आकार है, कैसा है, मतलब कि अनिश्चित है। और अमीबा कहाँ पाया जाता है, तो मृदु जलीय मतलब कि मृदु जल में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। अगर सबसे पहले निर्माण की बात की जाए तो मतलब कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है, कभी कभी यकृत और पलिया में भी हो जाता है। अगर कहाँ पाया जाता है, स्थान क्या है, तो वह रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाला कण है। और रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है, तो 55% भाग होता है। अब इसकी रंग की बात की जाए तो रंग क्या है, तो इसका रंगहीन होता है। हानि रंगहीन कहने का मतलब कोई भी इसका अपना रंग नहीं होता है। और ये किसके कारण इसका कोई रंग नहीं, तो हीमोग्लोबिन इसमें अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन अगर उपस्थित होता तो इसका भी रंग क्या हो जाता, लाल हो जाता। क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन होने के कारण ही यानी कि उसका रंग क्या होता था, लाल होता था। अब इसका आकार की बात की तो इसका आकार जो क्या हो गया, तो अमीबा के जैसा यानी कि अनिश्चित हो गया। अगर इसकी जीवन काल की बात करें, किसके जीवन काल की बात करें, जीवन काल की बात करें तो इसकी जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि RBC का जो है जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। लेकिन अब जीवन काल होता है तो कहीं तो जाकर मर रहा होगा, कहीं जाकर मर रहा होगा, तो यानी कि इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती। अगर इसकी मृत्यु की बात की जाए तो इसकी मृत्यु जो है ना, यकृत और पलिहा में ही होती है। यकृत और पलिहा में ही होती है। यकृत रक्त में हो जाती, सॉरी रक्त में ही हो जाती। कहाँ हो जाती, रक्त में ही हो जाती है। कहाँ हो जाती, रक्त में ही हो जाती। अगर आपसे बात की जाए कि WBC का जो है मृत्यु कहाँ हो जाती है, तो रक्त में ही हो जाती है। और यह इसका जीवन काल कितना है, तो 2 से 4 दिन हो जाता है। इसका WBC तो क्या इसमें केंद्रक होता है, हाँ बिल्कुल होता है, यानी कि इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है। जबकि RBC में हम लोग क्या जान रहे थे कि स्तनधारियों जो में RBC जो है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन अब बाद में ऊंट और लामा एक ऐसे स्तनधारी जीव थे जिसमें मतलब कि केंद्रक पाया जा रहा था। और आकार की बात करें RBC के, तो RBC का जो आकार था स्तनधारियों में उभयवतल होता था, उभयवतल होता था। अब हम लोग आगे जानेंगे। जैसे इसमें से हम लोग कितना पॉइंट पढ़ चुके हैं, लगभग 20-25 पॉइंट, 20-25 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। अब हम लोग बहुत सारे पॉइंट को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि WBC की यानी कि संख्या रक्त में कितनी होती है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि WBC की संख्या जो होती है, WBC की जो संख्या होती है वह कितना होती है, तो वह जो होती है 8,000 से 10,000 प्रति घन मिली होती है, प्रति घन मिली होती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रक्त में WBC की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो रक्त में WBC की जो संख्या होती है 8,000 से 10,000 प्रति घन मिली होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर बात की जाए कि इसका निर्माण तो हुआ है, कहाँ हुआ है, तो अस्थिमज्जा में हुआ है, कभी कभी यकृत और पलिहा में भी हो जाता है। और इस मतलब कहाँ पाया जाता है, तो यह रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाला कण है। लेकिन यह कितने प्रकार के कणों से मिलकर बना है, ये आपसे पूछा जाए कि WBC का निर्माण जो है वह कितने प्रकार के कणों से मिलकर हुआ है, तो आप क्या जवाब देंगे। यानी कि WBC जो है, WBC यानी कि 4 प्रकार के कण से, कितने प्रकार के कण से, 4 प्रकार के कण से मिलकर निर्माण हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि WBC का निर्माण कितने प्रकार के कणों से हुआ है, तो 4 प्रकार के कणों से। कितने प्रकार के कणों से, 4 प्रकार के कणों से हुआ। तो वह चारों कण कौन कौन सा है, वह चारों कण कौन कौन सा है, मतलब पहला जो है ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा क्या है, दूसरा जो है यानी कि हो जाएगा न्यूट्रोफिल, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा बेसोफिल। क्या हो जाएगा, बेसोफिल। और चौथा जो हो जाएगा इयोसिनोफिल हो जाएगा, इयोसिनोफिल हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं
कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि WBC जो है वह कितने प्रकार के कणों से मिलकर हुआ है, तो आप जवाब देंगे कि यह 4 प्रकार के कणों से मिलकर हुआ है। पहला क्या हुआ, ग्रेनुलोसाइट हुआ, दूसरा न्यूट्रोफिल हुआ, और तीसरा बेसोफिल हुआ, और चौथा जो सिनोफिल है। अब हम लोग बात करते हैं कि यह WBC जो है, WBC कितनी प्रकार के होते हैं। WBC का अगर प्रकार की बात की जाए, किसकी बात की जाए, WBC का यानी कि प्रकार कितना होता है, तो 2 प्रकार के होता है। अगर सबसे पहले हम क्या बोले कि WBC का जो है निर्माण 4 प्रकार के कणों से मिलकर होता है। पहला था ग्रेनुलोसाइट, दूसरा न्यूट्रोफिल, और तीसरा बेसोफिल, और चौथा इओसिनोफिल। लेकिन अगर बात की जाए कि WBC कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब देंगे कि WBC जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। दूसरा मोनोसाइट होता है। क्या होता है, मोनोसाइट होता है। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि WBC कितने प्रकार के होते हैं, तो WBC 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है लिम्फोसाइट है, और दूसरा क्या है, मोनोसाइट है। तो लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना। क्या करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। अगर आपसे पूछा जाए कि लिम्फोसाइट का काम क्या है, तो एंटीबॉडी का निर्माण करना। लेकिन मोनोसाइट का निर्माण क्या है, मतलब मोनोसाइट का कार्य क्या है, तो मोनोसाइट जो है इसका काम है बैक्टीरिया का भक्षण करना। मतलब कि बैक्टीरिया को क्या करना, मारना, है ना। जैसे आपसे पूछा गया कि WBC कितने प्रकार के होते हैं, तो वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है लिम्फोसाइट है, और दूसरा क्या है, मोनोसाइट है। लिम्फोसाइट का कार्य क्या है कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जबकि मोनोसाइट का जो कार्य है क्या है, वह बैक्टीरिया को भक्षण करता है। लेकिन रक्त में अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो यह 25 से 30% में पाया जाता है। 25 से 30% में पाया जाता है। और यह जो है यह लगभग कम से कम, मतलब कि मोनोसाइट जो है 3 से 8% पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि WBC जो है कितने प्रकार के होता है, तो WBC 2 प्रकार के होता है। पहला जो है लिम्फोसाइट होता है, दूसरा यानी कि मोनोसाइट होता है। लिम्फोसाइट जो है 25 से 30% में पाया जाता है, जबकि मोनोसाइट जो है 3 से 8% में पाया जाता है। लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना, और जबकि मोनोसाइट का काम है बैक्टीरिया का भक्षण करना। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा WBC तो कौन है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा WBC तो आप क्या जवाब देंगे, तो सबसे छोटा WBC क्या है, इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ा WBC की बात की जाए तो यह मोनोसाइट होता है। क्या होता है, मोनोसाइट होता है। लेकिन सबसे छोटा का बात किया जाए तो लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा WBC क्या है, तो साइट है, और सबसे छोटा WBC जो है लिम्फोसाइट होता है। क्लियर है। यहां तक में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ बनेगा कि WBC जो है कितने प्रकार के कणों से मिलकर बना है, तो 4 प्रकार के। लेकिन WBC का प्रकार कितना है, तो 2 प्रकार के, एक लिम्फोसाइट एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना, मोनोसाइट का काम है बैक्टीरिया का भक्षण करना। और मोनोसाइट जो है 3 से 8% में पाया जाता है, जबकि लिम्फोसाइट जो 25 से 30% में पाया जाता है। अब सबसे बड़ा WBC की बात की जाए तो मोनोसाइट होता है, और सबसे छोटा WBC की बात की जाए तो लिम्फोसाइट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो WBC का जो कहानी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, कि प्लेटलेट्स होता क्या है, उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम पहले बताए थे कि अगर कोई भी चीज के बारे में पढ़ना होता है तो हम सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इसका निर्माण कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसको हम लोग शानदार तरीके से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले, अगर ये प्लेटलेट्स जो है इसका हिंदी रक्त बिंबाणु होता है, या तो रक्त पट्टिकाणु भी कहा जाता है, या तो प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पर भी इस तरह से लिखा जाए तो आपको हड़बड़ाना नहीं, तीनों एक ही है। रक्त बिंबाणु भी कहा जा सकता है, रक्त पट्टिकाणु भी कहा जा सकता है, या तो केवल प्लेटलेट्स भी कहा जा सकता है ना। अब देखिए सबसे पहले इसमें निर्माण की बात की जाए कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है। जैसे हम लोग WBC और RBC के बारे में जाने थे कि RBC हो या तो WBC हो, वो कहाँ कहाँ निर्माण होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके थे, देख चुके थे। जो भी वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कृपया जाकर देख लेंगे। तो ब्लड का जितना भी पॉइंट है वो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसका निर्माण की बात की जाए, यानी कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है।
है ना, अस्थि मज्जा में होता है। जैसे आरबीसी में भी बोले थे कि अस्थि मज्जा में होता है, वो भी लाल अस्थि मज्जा में, लेकिन भ्रूण अवस्था में कहीं और होता है। इस तरह से हम लोग जान चुके थे, लेकिन यहाँ प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये प्लेटलेट्स जो है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए आगे की बात की जाए, अगर इसकी जब निर्माण होता है तो ये कितना दिन तक यानी कि निर्माण होकर आता है, कितना दिन तक बचता है। तो अगर इसकी औसत जीवन काल की बात की जाए, औसत जीवन काल की बात की जाए, औसत जीवन काल की बात की जाए, तो प्लेटलेट्स का जो औसत जीवन काल होता है 3 से 5 दिन होता है। कितना दिन होता है, 3 से 5 दिन होता है। यहाँ से याद करेंगे, अगर प्लेटलेट्स के निर्माण के बारे में बात किया जाए तो अस्थि मज्जा में होता है। अगर औसत जीवन काल की बात की जाए तो ये 3 से 5 दिन में होता है ना, यानी कि 3 से 5 दिन होता है, यानी कि 3 से 5 दिन के बाद यह नष्ट हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर बात की जाए, अगर नष्ट भी होता है, मृत्यु भी इसकी होती तो कहाँ होती, तो अगर इसकी मृत्यु की बात की जाए, यानी कि प्लेटलेट्स की मृत्यु की बात की जाए तो पलीहा में होता है। कहाँ होता है, पलीहा में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यानी कि प्लेटलेट्स का जो है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर है। और दूसरी बात कि इसका औसत जीवन काल कितना होता है, तो यह 3 से 5 दिन होता है। अगर मृत्यु की बात की जाए कि मृत्यु कहाँ होती है, तो यह पलीहा में होती है। और पलीहा को एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो आपको जवाब देना है कि ब्लड बैंक जो है पलीहा को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पलीहा को ही कहा जाता है। यानी कि पलीहा को एक और नाम से जाना जाता है, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि पलीहा को कहा जाता है। और पलीहा में यानी कि मृत्यु किसकी होती है, तो प्लेटलेट्स की होती है। अगर प्लेटलेट्स की औसत जीवन काल की बात की जाए तो 3 से 5 दिन होता है। अगर निर्माण की बात की जाए तो कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अगर और आगे हम लोग चर्चा करें तो ये मतलब कि स्तन मतलब पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये स्तनधारी स्तन मनुष्य में तो पाया ही जाता है, मनुष्य में ही पाया जाता है। और उसके बाद अन्य स्तनधारियों जीवों में भी पाया जाता है, और अन्य स्तनधारी जीव में, स्तनधारी जीव में, यानी कि मनुष्य में तो पाया जा ही रहा है, लेकिन और भी जितने स्तनधारी जीव है, यानी कि जो बच्चे को जन्म देते हैं, उनमें सभी प्लेटलेट्स की मतलब कि प्लेटलेट्स पाया जाएगा। और प्लेटलेट्स भी है जो रक्त का एक मतलब कि रक्त में पाए जाने वाला एक कोशिका है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। निर्माण बोले तो अस्थि मज्जा, औसत जीवन काल बोले तो 3 से 5 दिन होता है। अगर मृत्यु की बात की जाए तो ये पलीहा में होता है, और पलीहा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ब्लड बैंक में, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। और पाया जाता है तो मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मतलब प्रश्न पूछा जाता है, क्या लसिका में प्लेटलेट्स पाई जाती है, यानी कि यह भी लसिका जो है रक्त की तरह ही होता है, तो इसमें मतलब की बात की जाए कि प्लेटलेट्स जो है प्लेटलेट्स जो है लसिका में नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है, तो लसिका में नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लसिका में प्लेटलेट्स पाया जाता है, तो आप जवाब देंगे कि लसिका में प्लेटलेट्स जो है नहीं पाया जाता है। क्लियर है। अगर इसमें जैसे कितना पॉइंट क्लियर हुआ, 1 2 3 4 5 और फिर ये 6, यानी कि 7-8 पॉइंट क्लियर हो चुका है। कैसे बोले कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो साथ में बोलेंगे अस्थि मज्जा में होता है। औसत जीवन काल प्लेटलेट्स की कितनी है, तो 3 से 5 दिन होता है। अगर इसकी मृत्यु की बात की जाए तो पलीहा में होती है, और पलीहा को हम एक और नाम से जानते हैं, ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। अगर ये पाया जाता है तो कौन कौन कैसे कैसे जीवों में पाया जाता है, तो बात करें तो मनुष्य और अन्य स्तनधारी जीव, यानी कि जितने भी बच्चे को जन्म देने वाले जीव हैं उनमें सभी में पाया जाता है। अब प्लेटलेट्स की बात की जाए तो ये लसिका में नहीं पाया जाता है। अगर इसकी बात की जाए इसका रंग कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है। अगर प्लेटलेट्स में बात की जाए कि प्लेटलेट्स का रंग कैसा होता है, तो यह रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। अगर केंद्रक की बात किया जाए, यानी कि प्लेटलेट्स में केंद्रक होती है, तो नहीं होती। क्या होती है, नहीं होती है। क्लियर है। हम क्या बोले कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटलेट्स का रंग कैसा होता है, तो प्लेटलेट्स का जो रंग होता है वह कोई भी रंग नहीं होता, यानी कि रंगहीन होता है। अगर इसमें केंद्रक की बात की जाए तो केंद्रक इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन हम देखेंगे कि यह जो प्लेटलेट्स की संख्या जो है, प्लेटलेट्स की संख्या की बात की जाए, प्लेटलेट्स की संख्या की बात की जाए तो कितनी होती है, मनुष्य में कितनी होती है, तो 2.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिली होती है, प्रति घन मिली होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटलेट्स की संख्या मनुष्य में कितनी होती है,
तो 2.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिली होती है। 2.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिली होनी चाहिए, औसतन बोला जा रहा है ना। अब बात की जाए इसकी कमी हो जाती तो कब होती, तो जब मानव में मतलब कि जब डेंगू ज्वर होता है, डेंगू क्या होता है, डेंगू ज्वर होता है तो इसकी कमी हो जाता है, होता है तो इसकी कमी हो जाती है, तो इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अवस्था में आनी की प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है, तो वह किस अवस्था में, तो डेंगू ज्वर जब हो जाता है तब जाके प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या की बात की जाए तो 2.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिली होती है, 2.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिली होती है। क्लियर है। अगर आपसे मतलब कि अगर इसका कार्य के बारे में पूछा जाए तो इसका कार्य जो है ये रक्त को थक्का बनाने में काम करता है, यानी कि ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, बनाने में सहायक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कार्य क्या है, यानी कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, तो यह जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ये सभी पॉइंट जो है प्लेटलेट्स के अंतर्गत आता है ना। तो ये जो भी पॉइंट है, अगर आपसे पहले फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि प्लेटलेट्स जो है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स को ही हम लोग रक्त बिंबाणु या तो रक्त पटिकाणु या तो प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। अगर इसकी औसत जीवन काल की बात की जाए तो कितनी होती है, तो 3 से 5 दिन होती है। कितनी होती है, तो 3 से 5 दिन होती है। अगर इसकी मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु कहाँ होती है, तो यानी कि पलिया में हो जाती है, और पलिया को एक और नाम से जाना जाता है जो नाम है ब्लड बैंक है। तीसरा पॉइंट की यानी कि कैसे कैसे जीवों में पाया जाता है, तो ये स्तनधारी जो भी जीव है सभी में पाया जाएगा। मनुष्य भी एक स्तनधारी जीव है, इसके कारण इसमें भी पाया जाएगा, और अन्य स्तनधारी जो भी स्तनधारी जीव है सभी में प्लेटलेट्स पाई जाएगी। अगर इसकी रंग की बात की जाए तो प्लेटलेट्स की रंग जो होती है रंगहीन होती है, मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। अगर इसमें केंद्रक की बात की जाए तो केंद्रक भी नहीं होता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या की बात की जाए तो प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है 2.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिली होती है। अगर इसमें मतलब कि बोला जाए कि यह किसमें नहीं पाया जाता, तो यह प्लेटलेट्स जो है लसिका में नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है, लसिका में नहीं पाया जाता है। और अगला जो कंडीशन है मतलब कि प्लेटलेट्स की संख्या में कब कमी होती, तो जब डेंगू ज्वर हो जाता है तब इसकी संख्या में कमी हो जाती है। और ये किसमें मदद करता है, तो ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा पॉइंट प्लेटलेट्स का था और आप क्लियर कर चुके होंगे, जो भी पॉइंट है वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ब्लड का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है ब्लड का, उसमें जाकर आप ब्लड के ऊपर जो भी वीडियो बनाए वो आप जाकर देख सकते हैं, और पूरी तरीके से यानी कि ब्लड जो टॉपिक है उसमें सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इससे पहले